जैन साथियों, आज आपको हम दिखाने वाले हैं 29वीं बीपीएससी के टॉपर्स का कॉपी। ये आपका 29वीं बीपीएससी के जो फर्स्ट रैंकर थे उज्जवल कुमार उपकार जी, उसी का ये आपका पेपर है, फर्स्ट पेपर GS1। उसमें देखेंगे कि कैसे उसको 177 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को लिखा था उससे हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए उन्हें आपका पेपर GS1 में आपका उसे 177 नंबर मिले हैं। ठीक है, और किस क्वेश्चन में कितना नंबर मिले हैं पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 8 में से 4 नंबर मिला है, यहाँ 8 में से 5 नंबर मिला है, यहाँ भी 8 में से 5 मिला है, यहाँ 7 में से 3 मिला है, यहाँ देखिए 7 में से 2 भी मिला है। ठीक है, तो 2 नंबर तक भी उसको आए हैं। ठीक है, लेकिन टोटल अच्छे मार्क्स लाए हैं, आपका 177 नंबर है। चलिए अब उसको देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लिखा है। ठीक है, कैसे इसे इतने अच्छे नंबर मिले हैं। ठीक है, इससे हम सीखते हैं, क्योंकि ये टॉपर रहे हैं तो उनसे हम लोग को कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट था, इसका ए था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, A, B, C और D कर और E करके। ठीक है, और ये पांचों क्वेश्चन लिखना अनिवार्य रहता है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये शॉर्ट वाले प्रश्न है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम चरण में उदारवादियों का प्रभुत्व रहा है, जिनके प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 प्रस्तुत किया, जिसकी विशेषता निम्नलिखित थी। चलिए विशेषता देखते हैं। इसका विशेषता फर्स्ट लिखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की तरह ही इसमें भी शासन की विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। सेकेंड आपका है कि गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। एक चीज देखिए आपको यहाँ पर सीखना चाहिए, याद रखिए, इससे यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, तो उसको क्या किया था, कट कर दिया उसको। ठीक है, फिर आगे उसको लिखा है, तो यहाँ पर देखिए उसको मिल जाएंगे उज्जवल पंच के कॉपी में मिल जाएंगे आपको, GS1 हो चाहे GS2 चाहे ऐसे हो, हर जगह आपको कार्ड खोट मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी एक रैंक लाए हैं, इसका मतलब है कि ये कार्ड खोट डिपेंड नहीं करता, आपका कंटेंट डिपेंड करता है। कंटेंट यदि आपका अच्छा है तो आपका नंबर अच्छा मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे चल देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। आपका अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। हालांकि ये लोग मांग में किसी तरह के संशोधन नहीं कर सकते, यानी जो बजट है उसमें आप मांग पर कोई आप संशोधन नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये भारतीयों का अधिकार उसमें नहीं मिला गया था, लेकिन ये अधिकार मिला था कि आप बजट पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, यानी संशोधन नहीं करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ देखिए अगला पॉइंट है, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता आधारित स्कूली परीक्षा का विस्तार लाया गया। सिविल सेवा में प्रतियोगिता आधारित खुली परीक्षा का विचार लाया गया। ठीक है, आगे चल देखते हैं। यहाँ देखिए अब आलोचना भी यहाँ पर इसको ऐड किया गया है, आलोचना को भी लिख दिया है, लेकिन यहाँ भी देखिए यहाँ भी आपको कट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इसको घस दिया, गलती हो गया तो आलोचना किया है। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि इस अधिनियम की, देखिए यहाँ भी गलती किए हैं, तो देखिए एक चीज हम सीखे हैं, एक रैंक है। ठीक है, एक रैंक लाए हैं तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जरूर इसमें होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसके पेपर को देखना चाहिए, कॉपी को देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी गलती हुआ, कट कर दिया, यहाँ भी गलती हो गया तो उसको कट करके सही किया है, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ से समझना चाहिए कि आप यदि आपका गलती कहीं हो जाता है तो लगता है हम यहाँ काट देंगे तो उससे नंबर घट जाएगा आपका, तो ऐसे कोई बात नहीं है, इसको देखकर यही लगता है हमको। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है कि इस अधिनियम की उदारवादियों ने आलोचना की और कहा कि यह अधिनियम उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। ठीक है, फिर आप देखिए आपका यहाँ पर लिख दिया है कि समग्रतः 1892 का भारत परिषद अधिनियम उदारवादियों के प्रयासों से लाया गया, जिसमें शासन का विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खत्म कर दिया है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको स्पेस भी उतना ही मिलेगा जितना आपको लिखना है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में कम ही लिखना रहता है। मान लीजिए ना एक आपको 2 पेज, एक पन्ना यानी 2 पेज। ठीक है, अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन था संथाल विद्रोह। ठीक है, तो संथाल विद्रोह देखिए कैसे लिखा है, एक सेकेंड, ये आपका है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह देखिए, जनजातीय विद्रोहों की श्रृंखला में संथाल विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह होने के साथ साथ सबसे प्रमुख एवं सशस्त्र विद्रोह था। यह 1855 से, यहाँ देखिए क्या लिखा है पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था,
तो 1855 से 56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, संथाल विद्रोह के कारण। देखिए ये चीज, देखिए कारण जो है ना उसको शॉर्ट में कैसे बताए हैं, तो राजनीतिक कारण बता दिए हैं, सामाजिक धार्मिक कारण बता दिए हैं, आर्थिक कारण बता दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्ट में कैसे लिखे हैं। ठीक है। यहाँ देखिए राजनीतिक कारण बताया है कि प्राचीन मांझी प्रणाली की समाप्ति। ठीक है। दाहिने अक्को में अंग्रेजों का प्रभुत्व, अंग्रेजी शासन का विदेशी का। ठीक है, सॉरी पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है। आगे आपका है सामाजिक धार्मिक, ईसाई मिशनरियों द्वारा संथाल परगना के आंतरिक यहाँ सॉरी यहाँ भी पता नहीं चल रहा क्या लिखे हैं, आंतरिक अस्मिता है शायद। ठीक है, को बदलने का प्रयास, शोषणकारी भूरासु नीतियाँ, यानी नॉर्मल चीज लिखा है, ऐसे कोई कहीं ऑर्डिनरी चीज लिखा है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, या सिंपल चीज यहाँ लिखा है। ठीक है, संथाल विद्रोह के कारण में। ठीक है। देखिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर संथाल विद्रोह का परिणाम बता दिया। परिणाम क्या हुआ, संथाल परगना का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसे गैर नियमन जिला घोषित किया गया था। ठीक है। फिर आपका है संथाल विद्रोह का महत्व, यानी शॉर्ट में लिखना है तो हर चीज लिखा है, कारण भी लिखे हैं, महत्व भी लिखे हैं, भले एक ही पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो महत्व भी लिखे हैं, तो ये चीज दर्शाया है, इसीलिए उनको 8 में से 5 नंबर मिला है। ठीक है। और जब कंक्लूड करते हैं लास्ट में ना, तो यहाँ पर एक आपका निष्कर्ष के रूप में भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो 8 में से 5 नंबर इसमें मिला है। आगे देख लीजिए आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह भी लिखा है यहाँ पर। चंपारण सत्याग्रह 1917 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में किसान आंदोलन के रूप में एक प्रमुख सत्याग्रह रहा है। ठीक है, आंदोलन के कारण लिख दिया यहाँ पर, त्रिकठिया प्रणाली आपको भी पता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिया है निचले जमींदारों का शोषण एवं अत्याचार। ठीक है, तो इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखा है। ठीक है, आंदोलन की प्रगति, फिर आपका आंदोलन के परिणाम, फिर महत्व लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका है उज्ज्वल कुमार जी का कॉपी है, टॉपर्स यानी 69 बीपीएससी का एक रैंकर का कॉपी है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, इसके कॉपी से देखना आपको एक चीज़ जरूर आपको समझ आता होगा कि आपको ना बीपीएससी में आपका मेंस में नंबर लाने के लिए राइटिंग मायने नहीं रखता है। ठीक है, राइटिंग मायने नहीं रखता है, और नहीं आप यदि इसमें कहीं गलती करते उसको काट देते हैं तो ये भी मैंने रखता है। देखिए काट दिए हैं। ठीक है, यहाँ कटा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर मिला है। ठीक है, और राइटिंग भी कहिएगा तो उतना मतलब कि अच्छा तो नहीं है, नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीडियम कर सकते हैं राइटिंग को। ठीक है, देखिए इसके कॉपी में एक चीज़ मिलेगा आपको, हर जगह काट खोट मिलेगा। मुझे तो कभी कभी देख के लगता है कि जब एक रैंकर के कॉपी ऐसे हो सकते हैं तो हम भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, इससे कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए मौर्य कला पूछा है यहाँ पर, तो मौर्य कला को देखिए कैसे लिखा है वो। मौर्य कला का पहले इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया। ठीक है, फिर मौर्य कला को बांट दिया राजकीय कला और लोक कला। ठीक है, यानी जैसे हम लोग कॉपी में नोट्स बनाते हैं ना, उसी तरह से ये लिख भी दिया है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें बांट देते हैं राजप्रसाद, पटना नगर, स्तूप, गुफा विहार, स्तंभ, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बांट करके लिख दिया है। ठीक है, फिर देखिए आपका यहाँ पर मैप भी बना दिया इसका। ठीक है, ये जरूरी है, जितना आप डायग्राम बनाएंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं डायग्राम बना करके यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है प्राचीन काल में पूर्वी भारत के प्रमुख गुफा चित्र। प्राचीन काल में पूर्वी भारत के प्रमुख गुफा चित्र। ठीक है, प्राचीन काल से ही भारत में गुफा चित्र मिलने के लगते हैं, जिसमें पूर्वी भारत के गुफा चित्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका गुफा चित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शुरू में ही यह रैखिक चित्रों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, यानी देखिए इसको, इसमें 2 नंबर क्यों मिला है इसमें, हाँ शायद यही है जिसमें 2 नंबर मिले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया है। ठीक है, कंटेंट में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए इसको 2 नंबर ही मिला है। ठीक है, तो 7 में से 2 नंबर ही मिला है, कहीं 8 में से 5 नंबर मिला है। तो देखिए जैसे कंटेंट लिखेंगे वैसे नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं आपका, ये है आपका 38 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन लिखा है 1 के बी। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रभावों का वर्णन कीजिए, यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर उसके प्रभाव का वर्णन करना है। अब देखिए इसको कैसे लिखें, इसको देख लेते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण नील आंदोलन को एक निर्णायक आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। इस आंदोलन ने न तो सिर्फ महात्मा गांधी को देश के सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि आंदोलन की एक नई तरीके जैसे सत्याग्रह, अहिंसा जैसे मूल्यों को भी जनता का परिचय कराया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर परिचय दिया है इसका, ठीक है, भूमिका जो लिखे हैं बहुत ही अच्छा भूमिका लिखे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए चंपारण सत्याग्रह का कारण लिख दिए हैं। ठीक है, चंपारण बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित है, जहाँ किसान मूल रूप से खेती पर आश्रित है। जब विश्व के बाजारों में नील की मांग बढ़ी, तब अंग्रेज नीलहे जमींदारों ने यहाँ के किसानों को नील की खेती कराना शुरू कर दी। ठीक है, नील की खेती के लिए यहाँ 3 कठिया प्रणाली की प्रसिद्ध थी, जिसमें जमीन के 3/20 यानी इसका मतलब ये हुआ कि 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, यानी 3 कठिया प्रणाली के बारे में यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका आंदोलन की प्रकृति बताया है। ठीक है, तो इसी तरह से फिर आपको चंपारण आंदोलन के परिणाम बता दिया है, 3 कठिया प्रणाली से क्या हुआ। ठीक है, तो ये है, और कंटेंट को भी थोड़ा देखिए ध्यान से। ठीक है, और यदि इसका पीडीएफ यहाँ पर पूरा आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि उस समय का थोड़ा सा अभाव है, तो इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ आपको हम दे देंगे, टेलीग्राम पर आप मिल जाएगा। और टेलीग्राम का भी नेम सेम है, जो आपका चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम के भी नाम है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। तो उसको सर्च कीजिए, वहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप चलिए आगे देखते हैं। इसमें देख लीजिए इसको नंबर कितना दिया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 19 नंबर मिला है। इस क्वेश्चन में उसे 19 नंबर दिया है, यानी 50% नंबर मिला है, और 30 में से 19 नंबर मिला है। ठीक है, यहाँ देखिए पेज छोड़ दिया है, फिर ये भी यहाँ पेज एक ही पेज छोड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 38 मार्क का, कि बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित कीजिए। ठीक है, बिहार में पूछा है आधुनिक शिक्षा का विकास। तो बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। मध्यकाल में भी बिहार शरीफ, अनंतपुरी इत्यादि शिक्षा के केंद्र रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपका लैंग्वेज यूज किया है ना, आप अभी जाकर देखिए, जो बीपीएससी का आपका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, किसका, केबीसी नैनो का है। ठीक है, तो उसमें जाके सेम टू सेम लेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी क्या किए हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज मुझे लगता है कि वहीं की लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम भी देखे थे, तो देखिए क्वेश्चन बैंक से भी आप ना जो स्टैटिक्स पोर्शन है उसका आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, तो जितनी भी आपका स्टैटिक्स है, जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो जो क्वेश्चन बैंक से आपको पता है कि वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आपका ये बिहार का आधुनिक शिक्षा का विकास, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे चंपारण सत्याग्रह है, संथाल विद्रोह है, ठीक है, तो वहाँ से प्रश्न आपका आता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, समय यदि आपके पास नहीं है तो वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ भी देखिए कितना काटे हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छे नंबर मिले हैं। यही चीज़ तो सीखने को मिलता है हमें टॉपर कॉपी से। यहाँ देखिए फिर आपका आगे कि बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास की प्रक्रिया औपनिवेशिक नीतियों के तहत ही हुआ है। इसमें सबसे पहला प्रभाव तब आया जब 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा शिक्षा के 1 लाख रुपए मद स्वीकृत किया गया। यानी पहली बार आपका 1813 के अधिनियम में लाया गया था कि अब शिक्षा पर 1 लाख रुपया पर ईयर खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो पहली बार आपको शिक्षा पर खर्च करने की यहीं पर आपको इसका यानी फैसला किया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को लिखा है। फिर कैसे कैसे विकास हुआ है वो सारे चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, जैसे आपका फिर लॉर्ड मैकाले प्रस्ताव था, उसको भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा काम किया है। जितने भी आपका जैसे विकास हुआ 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1835 का मैकाले प्रस्ताव, फिर था 1854 का वुड डिस्पैच, जिसे हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं भारत के क्षेत्र में। ठीक है, भारत के लिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा हम कहते हैं वुड डिस्पैच को 1854 को। फिर आपका 1882 में हंटर कमीशन आया था। फिर 1904 में आपका विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। ठीक है, फिर 1917 में सैलर आयोग आया था। तो जो क्रम है ना, उस क्रम को यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, इससे भी आपके नंबर अच्छे मिलते हैं। ये तो होता डायग्राम, फ्लो चार्ट, जितने आप बनाएंगे उतने आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा, फिर आपका देखिए यहाँ पर लिख दिया कि बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास के क्रम। ठीक है, कैसे कैसे बिहार में आपका शिक्षा का विकास हुआ है, इसको भी यहाँ पे कंक्लूड किया है। ठीक है,
फिर देख लीजिए आप, बिहार में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा, ठीक है। तो इसका लिखने का थोड़ा फॉर्मेट अलग है, लेकिन आप जितने डायग्राम बना कर लिखिएगा उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आपका आगे, इसमें देख लेते कितना नंबर मिले हैं इसको, एक सेकेंड, नंबर देख लेते कितना मिले हैं। तो इसी मिले आपका 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर मिला यानी 50%। 36 में से, सॉरी 36 ने 38 नंबर था ना, 38 में से उसे मिला है कितना, तो 18 नंबर मिला है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका है क्वेश्चन कि लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं के मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखते हैं कैसे लिखा है, थोड़ा सा एक दो टर्म देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक निर्णय में कहा है कि महिलाओं की प्रगति में लैंगिक रूढ़िवाद धारणाएं बाधा है। लैंगिक रूढ़िवादी धारणाओं के कारण, इसका कारण क्या है? पितृसत्तात्मक समाज, लिंग आधारित भेदभाव, श्रम का लैंगिक विभाजन, शिक्षा में महिलाओं का निम्न स्तर, रूढ़िवादी समाज। तो जो मेन पॉइंट है, इसका कारण है, उसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। फिर देखिए आगे, देखिए आपका यहाँ आपका क्या किया है, लैंगिक रूढ़िवाद धारणाओं से मुकाबला करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका अनुच्छेद 14 उसको कर दिया है, फिर जो मेन पॉइंट है उसको लिख दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके कॉपी में हर जगह आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसको, इसमें कितने नंबर मिला है, एक सेकेंड, यहाँ पर 8 में से मुझे तो नंबर शायद यहाँ 1 नंबर, चलिए देखते हैं, कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका है भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचना कीजिए। यानी 2023 का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ दिया है पॉलिटी में, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ देखिए इसमें कितना नंबर मिला है, 2 नंबर मिला है। तो ऐसे भी है, 2-2 नंबर भी मिला है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसको 3 नंबर मिला है, 7 में से 3 नंबर मिला है। यहाँ देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड है। भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या है, ठीक है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। इसका देख लीजिए, इसमें भी 3 नंबर मिले हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कम नंबर ही उसके मिले हैं, कहीं 2 नंबर, कहीं 3 नंबर ऐसे मिले हैं। ये देखिए फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपका है, ये देखिए G20 से संबंधित प्रश्न आपका आया था करंट अफेयर का, ठीक है। पेपर 1 का जो सेकेंड सेक्शन होता है उसमें आपको यह क्वेश्चन पूछा था कि यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार के रूप में का पालन करने के प्रतिबद्ध है। भारत की G20 के वैश्विक सहयोग और विकास में योगदान की भूमिका का दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। G20 देखिए ये आपका हाईलाइटेड टॉपिक था, आपको पता होगा 29वें बीपीएससी का जब पेपर हुआ था उस समय आपका ये हाईलाइटेड टॉपिक था, इसीलिए यहाँ से प्रश्न आना अनिवार्य था, ठीक है। जैसे अभी आपका आप अनुमान लगा सकते हैं समान नागरिक संहिता अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न आपका आ सकते हैं आपका 17वें बीपीएससी में, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका हाईलाइटेड टॉपिक है, पॉलिटिकल्स देखा जाए तो आपका हाईलाइटेड टॉपिक है। उसी तरह से आपका G20 उस समय हाईलाइटेड टॉपिक था, तो वहाँ से प्रश्न आ गया, तो ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका G20 मुझे नहीं लगता आएगा, अभी आ भी सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। देखते हैं उसका नंबर कितना मिला है, 19 नंबर मिला है, ठीक है, 50%। देखिए पेज यहाँ भी खाली छोड़े हैं, ये भी पेज खाली छोड़े। फिर आपका देखिए समान नागरिक संहिता आया हुआ है, 29वें बीपीएससी में पूछ दिया है, ठीक है। समान नागरिक संहिता आपका इससे पहले ही बीपीएससी ने पूछ दिया है आपका 29वें बीपीएससी में ही, ठीक है। यहाँ देखिए भारत की समृद्ध विविधताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने की पूर्वानुमानित सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं। यानी पहले ही पूछ दिया आपका, ठीक है। हो सकता है आपका अभी दोबारा भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप समान नागरिक संहिता का, क्योंकि ये टॉपर्स का कॉपी है, तो यहाँ से आप कुछ पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं अपने नोट्स में, ठीक है। यहाँ से अपने पॉइंट को नोट्स कर सकते हैं अपने नोट्स में, क्योंकि दोबारा यदि ये प्रश्न आते हैं तो आपका अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग तो टॉपर्स का कॉपी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो पूरे बता नहीं सकते हैं, इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए थोड़ा देख लेते हैं डीआई भी देखते हैं, इसका डीआई का क्या हाल है, ठीक है। डीआई का देखते हैं, इसका डीआई देखिए। उज्ज्वल कुमार जी का ये है आपका डीआई का प्रश्न। यहाँ देखिए, देखिए ये चीज़ देखिए, डीआई बनाने जब चले थे तो ठीक है, उसको मान ली गलती हो गया, ठीक है, तो पूरे को रद्द ही कर दिया, पूरे काट दिया है। हम लोग सोचते कि इसको काट खोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, काट देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए उसको पूरे को काट दिया है, ठीक है। फिर भी देखिए यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। ये पहले बनाने जा रहे थे आपका 7 का, ठीक है, तो यहाँ गलती हो गया तो उसको काट करके यहाँ से फिर से आपका स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ऐसा है कि नहीं है कि नंबर उसको कट गया है काट देने से, देख सकते हैं आपका 6 नंबर को इसको यहाँ मिला है। कंटेंट देखा जाता है, ठीक है। तो देखिए 6 में 6 नंबर मिला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी 6 नंबर मिला है, 6 नंबर का क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो पूरा नंबर मिला है। यहाँ देख सकते आपका 8 नंबर मिला है, पूरा मिला है, ठीक है। तो डीए तो सिंपली आप नंबर ला सकते हैं, आपको 72 में 72 नंबर ला सकते हैं डीए में, ठीक है। चलिए आपको यही दिखा देते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड मार्कशीट जो था यहाँ हम लोग देख लेते हैं उसको डीए में कितने नंबर मिले हैं। यहाँ पर एक सेकेंड आप देखिए, डीआई का कौन सा क्वेश्चन होगा, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए ये 7 नंबर, एक से नहीं, ये यहाँ पर 6 नंबर डीआई का है, 6 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 8 नंबर, ठीक है। नंबर यानी डीआई में कहीं उसको काटा नहीं है, ठीक है। डीआई में नंबर कटा नहीं है, हम तो देख रहे हैं ऐसी, ठीक है। तो गलती करने के बावजूद भी नंबर नहीं कटा है, तो गलती हो जाता है उसको काट दीजिए, ठीक है। यही चीज़ हमको यहाँ से सीख मिलता है, ठीक है, इसके कॉपी से। ये टॉपर्स की कॉपी है, एक रैंकर है आपका 69वीं बीपीएससी में, तो इसका कॉपी तो आपको देखना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्यों देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीख मिलता है, ठीक है। जब एक रैंकर्स का यानी गलती कर सकते हैं, बीच बीच में कहीं गलती हो सकता है, तो हम लोग से भी तो हो सकता है, ठीक है। तो उसको सुधार करेंगे, वहीं पे आप काट के आगे अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ से हमको समझ में आता है, ठीक है। भला हालांकि इसका कंटेंट अच्छा था, इसलिए आपको इसको 177 नंबर मिले हैं आपका पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 1 में 177 नंबर मिले हैं आपको। अगले क्लास में आपको ना इसका एसए की भी कॉपी दिखाएंगे आपको, ठीक है। एसए की कॉपी दिखाएंगे और आपका पेपर 2 का भी कॉपी दिखाएंगे, ठीक है। टॉपर्स का कॉपी देखना चाहिए यदि आप 17वीं बीपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं, या आप 71वीं बीपीएससी में मेंस देंगे, फिर भी आपको टॉपर्स का कॉपी देखना चाहिए। वहाँ से कुछ हमको आइडिया लगता है कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो आपको यही लगता है कि नंबर कैसे लिखेंगे, कितना अच्छा लिखेंगे तो नंबर देगा, ठीक है। तो आपका जो नॉर्मली हम लोग लिखते हैं ना, वही से नंबर आपको मिलता है, ठीक है। टॉपर्स का कोई खास ऐसे कुछ रहते नहीं है, ठीक है। हाँ, यही है कि कंटेंट थोड़ा अच्छा बनाया जाता है वो, ठीक है। तो रेटिंग भी मैटर नहीं करता है, आप ये भी देख लिए यहाँ पर टॉपर्स कॉपी से, ठीक है। तो रेटिंग भी आपको मैंने नहीं रखता है, और कंटेंट सिर्फ मैटर रखता है। तो कंटेंट आप अच्छा बनाइए, आप आराम से मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।